गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत+1 बैच में, जहां पर हम नीट की बायोलॉजी को वीकेंड्स पे चैप्टर वाइज चैप्टर कवर कर रहे हैं। इस वीकेंड हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2। हमारी साइड से चैप्टर 2 है, वैसे तो आपकी बुक में शायद चैप्टर 10 है, सेल साइकिल एंड सेल डिविजन। मैं ओल्ड बुक की बात कर रहा हूँ। बट हम जो है टाइटल जो है अपनी तरफ से लिखेंगे, तो हमारा तो चैप्टर 2 चल रहा है इस सीरीज में, तो हम सीरीज के अकॉर्डिंग चैप्टर लिख रहे हैं, ठीक है ना। एंड ये चैप्टर भी बॉटनी में ही आता है, जूलॉजी में नहीं है। ये चैप्टर बॉटनी के अंदर पढ़ाते हैं इसको भी। आज है इसका पार्ट 1, पार्ट 2 भी आपको कल मिल जाएगा। उनको कंबाइन करके हम एक कंबाइंड पार्ट भी ले आएंगे, ताकि जो बच्चे चाहते हैं कि सिर्फ एक ही शॉट में मिल जाए, उनको अलग अलग क्लिक ना करना पड़े पार्ट 1 पार्ट 2, तो वो भी एक तरफ से देख सकें, ठीक है। तो यस, इस चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को देखना, ये चैप्टर बहुत इतना लेंथी नहीं है जितना सेल वाला चैप्टर था। सेल वाले चैप्टर से थोड़ा कम लेंथी है, मतलब इसमें एज सच जैसे उस चैप्टर में हमें कितना टाइम लग गया था, 1.5 घंटा एक वीडियो थी, 1.5 घंटा एक वीडियो थी और 2 घंटा एक लेक्चर था लाइव वाला। तो 2-3 मतलब देखो 5 घंटे उस चैप्टर को हमें कवर करने में लग गए थे, ठीक है। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये एक लेक्चर आज एक लेक्चर कल, चैप्टर कंप्लीट जस्ट। और आज ये लेक्चर्स भी थोड़े शॉर्ट होंगे, मतलब 1.5 घंटे के मान लो या 1-1 घंटे के आप मान सकते हैं, मतलब 2.5-3 घंटे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम ज्यादा बकवास नहीं करते और चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल साइकिल क्या है और सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन आप सबको पता है कि सेल जो है आपने पढ़ा है सेल थ्योरी में। क्या पढ़ा है देखो, उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सेल थ्योरी में आपने पढ़ा है, आपको इसके नोट्स जो है हैंड रिटन मेरे मिल जाएंगे, तो वहां पे आप टेलीग्राम पे चेक कर लेना। ये वाले नोट्स आपको नहीं मिलेंगे बोर्ड वाले, ठीक है ना। ये थोड़े ऐसे अगली से लगते हैं देखने में भी, ठीक है। तो आपने पढ़ा है सेल थ्योरी में विर्चो जी ने ऐड किया था ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्री एग्जिस्टिंग वंस, मतलब सारे जो सेल्स हैं न्यू सेल्स, ऑल न्यू सेल्स वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। एक मिनट में चेक कर लूं क्या ये विजिबल है प्रॉपर, नहीं यार एक मिनट। आई होप सो नाउ इट्स परफेक्ट। लाइटिंग वगैरह तो मैंने ज्यादा ही रखी हुई है वैसे भी रूम की भी, तो वहां से एक्सपोजर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये कहा था विर्चो जी ने। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, हाउ, कैसे होता है, वो क्या है सेल डिवीजन, ठीक है। वो क्या है सेल डिवीजन। जैसे कि एक मिनट यार, इसको सेट कर देता हूं थोड़ा सा। यस, जैसे कि आपने सुना है, आपने पढ़ा होगा, 2 तरह के सेल डिविजन होते हैं, छोटी क्लास में आपने सुना ही है। एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अगर मैं बिल्कुल जनरल बताऊं एक सेल डिवीजन में क्या होता है, तो जैसे ये है पेरेंट सेल, ठीक है ना। पेरेंट सेल है, उसके अंदर कुछ ना कुछ डीएनए वगैरह, ये न्यूक्लियस है, ये देखो ये अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, और ये जो है 2 सेल्स में डिवाइड कर जाएगा। ये दूसरा इसका एक डॉटर सेल, ये 2 डॉटर सेल। इस डॉटर सेल के पास भी एक न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी ये सारे पार्ट्स होंगे, इसके पास भी एक न्यूक्लियस होगा, इसके पास भी ये सारे पार्ट्स होंगे। अब देखना, एक सेल से 2 सेल बन रहे हैं, मतलब कि ये जो सारे पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है डीएनए। और ये आपने पढ़ा है कहाँ, पिछले चैप्टर में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, की न्यूक्लियस के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, डीएनए होता है, ठीक है। और वो बहुत पैक्ड फॉर्म में भी हो जाता है और ओपन भी पड़ा होता है, इंटरवाइंड, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, जैसे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग तरह से होता है। तो वो चीज है। देखो अब ये जब डिवाइड करेगा तो ये एक से क्या बनाना है इसने, एक से एक ये है एक ये है, एक से इसने 2 बनाने हैं। दैट मीन्स डीएनए कॉपी होगा, ठीक है, डीएनए कॉपी होना होगा। अच्छा, यहाँ पे एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे भी 2 एंडो, मतलब एक यहाँ चला गया एक यहाँ चला गया, या एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है पर यहाँ पे एक अलग एक अलग। अब ये एक देखना, एक से यहाँ पे एक आ गया, यहाँ पे एक, मतलब ऑफस्प्रिंग में टोटल कितने हो गए, 2 हो गए दोनों के मिलाकर, पर यहाँ पे तो एक ही है, मतलब सारे ऑर्गेनल्स को भी कॉपी होना पड़ेगा, तो ऑर्गेनल्स भी कॉपी हो जाएंगे, ऑर्गेनल्स को भी कॉपी होना है, डीएनए को भी कॉपी होना है, और जो कंटेंट है बाकी कंटेंट वो भी कॉपी होगा, ठीक है। और इस कॉपी होने के काम को, कॉपी होने के बाद क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कॉपी हो गया, कॉपी हो गया, अलग अलग हो गया, एक कॉर्नर पे एक पहुंच गया, दूसरे कॉर्नर पे दूसरे पहुंच गया एक सेल में। अब वो सेल ऐसे आपस में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस लिख देते हैं, मतलब न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस होगा।
कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब जैसे पहले न्यूक्लियस एक था, एक से दो न्यूक्लियस बनना, उसको कह दिया हमने कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब पहले पूरी सेल वॉल या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ भी कह लो, एक था, बाद में दो सेल में चेंज हो गया। न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोप्लाज्म पहले ये देखो, पहले इतना साइटोप्लाज्म, फिर अब दो में बट गया ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सब हमें देखना है इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा बहुत तो देख भी लिया, बाकी हम चलते हैं आगे, अभी देखते हैं थोड़ा बहुत और इंट्रोडक्शन के पार्ट में ही। देखो, हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, हर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करता है, सेल ग्रोथ करता है, राइट। ये ऑर्गेनिजम्स में अगर आपने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ रखा है तो वहां पे ये दिया हुआ है कि जो भी लिविंग बीइंग है वो इन सबके लिए कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ कर सके अपने सेल्स की, डिवाइड कर सके अपने सेल्स को। अगर वो कैपेबल नहीं है इस चीज के लिए तो वो लिविंग है ही नहीं। ठीक है ना। सो एक मिनट, इसको मैं इसके पीछे टक कर देता हूं। यस, so now we know that every organism can grow its cells, अपने सेल्स को बड़ा कर सकता है और उनको डिवाइड भी कर सकता है, एंड डिवाइड देम, उनको डिवाइड भी कर सकता है। ग्रो करेगा, डिवाइड करेगा, हर एक ऑर्गेनिज्म ऐसा पॉसिबल है, हर एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। ठीक है, बट अगर यूनिसेलुलर की बात कर रहा हूं मैं, यूनिसेलुलर में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? देखो, एक सेल से, ये यूनिसेलुलर है, एक सेल है, इससे क्या बनेगा? दो सेल। ये देखो, ये आपने पढ़ा बाइनरी फिजन वगैरह, कई कोई भी मेथड आपने पढ़े। यूनिसेलुलर में क्या होता है? एक से दो बन जाते हैं, तो ये तो है ही एक सेल। एक सेल से दो सेल बनने को हम क्या कह देते हैं? सेल डिवीजन कह देते हैं। और रिप्रोडक्शन ऑफ यूनिसेलुलर भी तो वही है, एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, और ये यूनिसेलुलर है, मतलब इसमें भी एक सेल, इसमें भी एक सेल, इसमें भी एक सेल। तो हम क्या कह सकते हैं यूनिसेलुलर के लिए? क्योंकि उसमें है ही एक सेल, तो रिप्रोडक्शन को ही हम सेल डिवीजन कह सकते हैं, राइट। तो ये भी लिख लेते हैं। फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन लगभग लगभग एक ही चीज है, मतलब एक ही चीज कह लो आप। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब हम आते हैं मेन सेल साइकिल, सेल डिवीजन पे। तो चलिए उसको हम मेजर पार्ट को, चैप्टर को अभी स्टार्ट करें। तो बस इंट्रोडक्शन था, ठीक है, ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था। अब हम मेजर पार्ट ऑफ सेल साइकिल, सेल डिवीजन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे माइटोसिस, कल हम देखेंगे माइटोसिस की सिग्निफिकेंस एंड मियोसिस। ठीक है, और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो वन शॉट में देखेंगे, वो वन शॉट टाइटल में लिख के है ना वन शॉट, तो वन शॉट वालों को पूरा एक ही बार मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखना ध्यान से, सेल साइकिल पे मैं आता हूं। आई एम कमिंग टुवर्ड्स दी सेल साइकिल। सबसे पहले सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको नाम बता रहा हूं ताकि आपको आगाज सूत्र में आपको पता चल सके, ये टर्म्स अभी आपके आएंगे। इंटरफेज, इंटरफेज को हम बोल देते हैं रेस्टिंग फेज, क्योंकि यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, बट डिवाइड होने की तैयारी कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ भी दिखाया यहाँ पे कि वो खुद को कॉपी करेगा सेल, है ना, कॉपी करेगा खुद के मटेरियल को, एक सेल में दो दो मटेरियल हो जाएंगे, फिर वो डिवाइड करेगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस, फिर वो न्यूक्लियस को एक एक सेल में देगा, एक दूसरे सेल में। ठीक है, फिर वो साइटोप्लाज्म अलग अलग कर देगा उन दोनों सेल्स के, और दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। मतलब पहले क्या होगा? डिवीजन होगा नहीं, पहले क्या हो रहा है? डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हो रहा है हर चीज, तो वो होगा इंटरफेज में, वो होगा इंटरफेज में। और एम फेज में क्या होगा फिर? एम फेज में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो ये लिख लेते हैं, एम फेज में क्या है? कैरियोकाइनेसिस हो रहा है एंड साइटोकाइनेसिस हो रहा है। इंटरफेज में, इंटरफेज के बारे में भी है थोड़ा सा और। इंटरफेज में भी तीन तरह के फेजेस होते हैं। G1 जिसको हम कहते हैं गैप वन या ग्रोथ वन फेज, एस फेज एंड G2 फेज, गैप टू फेज या ग्रोथ टू फेज। इन सबके बारे में सेपरेटली हमें पढ़ना है। इनके अलावा एक और फेज होता है G0 या G0 कह लो, या क्विसेंट फेज होता है एक, इनके बारे में। अब ये किस में? जो डिवाइड ना करना चाह रहे हो, मतलब डिवाइड ना करना चाह रहे हो मतलब उनमें कॉपी भी नहीं होगी। ठीक है ना, वो वैसे ही रहेंगे, और जब वो करना चाहेंगे तब करेंगे। जब हम इनके बारे में बढ़ेंगे डिटेल में, आगे चलेंगे तो पता चल ही जाएगा आपको। कैरियोकाइनेसिस में भी कई सारे आपके अलग अलग फेजेस हैं। कौन कौन से फेजेस? चार फेजेस आपको पढ़ने हैं इन कैरियोकाइनेसिस। प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और साइटोकाइनेसिस में भी आपको दो तरह की साइटोकाइनेसिस पढ़नी है, एक पढ़नी है प्लांट सेल में, एक पढ़नी है एनिमल सेल में, अलग अलग होती है साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। अब एक और चीज, सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो हर सेल का अलग अलग होगा, टाइम पीरियड जो है वो वेराई करेगा। इन सब में से इंटरफेज और एम फेज में से इंटरफेज जो है वो 95% टाइम घेर लेता है एंड एम फेज को सिर्फ 5% ही टाइम मिलता है। और इंटरफेज में जो 95% है, मतलब ज्यादा है इंटरफेज ना एज कम्पेयर टू एम फेज टाइम टेकिंग, तो G1 S और G2 में से भी, इंटरफेज में से भी G1 जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, G1 जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए, टाइम पीरियड वेराई करता है पूरे सेल साइकिल का भी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ यीस्ट में, तो यीस्ट में डिवीजन हो जाती है विद इन 90 मिनट्स। एंड अगर मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस को लग जाते हैं लगभग 24 आवर्स, मतलब एक दिन में सेल का डिवीजन हो जाता है इन लेबोरेटरी कंडीशन, ठीक है ना। तो ह्यूमन में जो 24 घंटे हैं, एक मिनट लेट मी चेक कि आपको इतना कलर जो दिख रहा है, ये कलर विजिबल है क्या? नहीं, कलर इतना प्रॉपर विजिबल तो नहीं है, तो इसलिए मैं बाकी मार्कर भी ले ही आता हूँ डब्बा ही यहाँ पे, और इनसे बाकी भी निकाल निकाल के देखते हैं कुछ कौन से अच्छे से दिख रहा है आपको, कौन सा अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। ओके, तो आगे देखते हैं। ह्यूमंस में 24 आवर्स, अब 24 आवर्स में से भी 23 अलग होते हैं, 1 अलग होता है। जो 1 अलग है दिस इज फॉर एम फेज एंड ये 23 है आपके पास इंटरफेज के। आप अभी से आपको क्या करना है ना, आपको वीडियो प्ले करके अपने सामने रख लेना है और सुन लेना है ध्यान से, सुनना है देखना है, सुनना है देखना है। दो सेंसेस आपके चलेंगे, एक देखने वाला एक सुनने वाला। अब बोला लिखना नहीं है, नहीं लिखना नहीं है आपको, बिकॉज आप अगर दोनों सेंसेस को अच्छे से काम कराओगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे मेरे अकॉर्डिंग। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो यार, वैसे तो आपको मैं नोट्स दे ही दूंगा। आप जब नोट्स देखेंगे उन नोट्स को रीड करना है, फिर उन नोट्स को रीड करके देख के रीड करोगे पहले, ठीक है, फिर आपके मन में जितना जितना आया उतना आप लिखेंगे, लिखेंगे आपका, आपके हाथ वाले सेंसेस भी मतलब चल रहे होंगे। फिर सेंसेस जितने ज्यादा चलते हैं आपकी बॉडी के, उतना ज्यादा आपका माइंड जो है ग्रैस्प कर पाता है चीजों को, ठीक है ना। तो सेल साइकिल में हमने दो चीजें देखनी है, इंटरफेज एम फेज। इंटरफेज में भी 3 अलग अलग हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। एम फेज में 2 तरह के पढ़ने हैं आपको, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपको प्लांट में अलग है, एनिमल में अलग है। कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं कैरियोकाइनेसिस के। अब मैं इनके टाइम पीरियड, जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया कि ये 95%, ये 5%, इनके टाइम पीरियड पे बेसिक पाई चार्ट आपको बना के दे देता हूँ। और सबसे पहले एक और चीज, इन सब में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, नो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन या नो एग्जैक्ट लाइनिंग, कोई लाइनिंग या कोई बाउंड्री नहीं है इनके बीच में, पता नहीं चलता कौन सा स्टार्ट हो गया कौन सा नहीं हुआ। जैसे आपको थोड़ा थोड़ा इवेंट्स को देख के पता चल सकता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक इतने टाइम के बाद ये हो गया चलो फिर अगला स्टार्ट होगा, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कितने टाइम के बाद कौन सा हो गया, ठीक है। इसमें भी कोई मतलब ऐसा एग्जैक्ट लाइनिंग या एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, इतना टाइम हो गया तो अब चलो ये चल रहा होगा। इसमें क्या है, प्रोफेज के इवेंट्स हो गए तो फिर मेटाफेज आ जाएगा खुद ही, ठीक है। कोई ऐसा बाउंड्री टाइप आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको इनका एक वो बता देता हूँ पाई चार्ट, मैं बार बार उस साइड पता नहीं क्यों जा रहा हूँ, इसको आज तो फोटो खींचनी नहीं है, यही होता है पूरे हफ्ते में फोटो खींचता रहता हूँ इस पे, और फिर सैटरडे संडे को भी भूल जाता हूँ कि फोटो नहीं खींचनी। ओके, तो इस पूरे स्टेप को जिसमें हम कॉपी कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं दो डॉटर न्यूक्ली को या दो डॉटर सेल्स को, देखो दो दो डॉटर न्यूक्ली हैं, उनको हमें क्या देना है, डीएनए देना है, जो डीएनए कॉपी होगा उनको हमने वो डीएनए प्रोवाइड कर देना, और दो सेल्स में अलग अलग सेल्स हमें उनको ऑर्गेनल्स प्रोवाइड कर देने। इस पूरे इवेंट को हमने क्या कह दिया, सेल साइकिल। इसकी आपको डेफिनेशन वगैरह तो नोट्स में मिल जाएगी, ठीक है, बट फिर भी एक बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो। द सीक्वेंशियल इवेंट of copying of organelles, DNA content and their distribution to daughter cells and their distribution to daughter cells, ये डिस्टिंक्शन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डॉटर सेल्स इज कॉल्ड सेल साइकिल। इसको हमने क्या कह दिया, सेल साइकिल कह दिया। अब हम आ रहे हैं इसके इंटरफेस की तरफ। अच्छा, पहले मैंने आपको कहा वो पाई चार्ट आपको समझाऊंगा, देखो आपकी एनसीईआरटी में भी बना होगा, देखो कितना परफेक्ट गोला बना है, ठीक है। ये मैंने कह दिया इसका सेंटर है, तो ये हो गया। अच्छा, ये मैंने जो दो बनाए कौन से होंगे, एक एम फेज होगा और एक
एक होगा इंटरफेज। तो ये बड़ा वाला ऑफ कोर्स इंटरफेज है, इंटरफेज। ऐसे बना देते हैं थोड़ा सा ताकि आपको पता चल जाए कौन सा इंटरफेस क्या है। ये वाला इंटरफेस है और ये वाला एम फेज है। इंटरफेस में आपने पढ़े तीन, जिनमें से जीवन सबसे ज्यादा है। तो इसमें मैं अगर इसको बनाऊंगा तीनों को तो कैसे बनाऊंगा, ध्यान से देखना। जीवन इंटरफेस का सबसे ज्यादा, जीवन के बाद आया एस, एस के बाद आया G2। और मैंने आपको कहा कुछ तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहां से बाहर चले जाएंगे, जीवन से होकर बाहर चले जाएंगे G0 में, ठीक है। अगर चाहें तो दोबारा आ सकते हैं इफ वांट। ये हम देखेंगे G0 में या क्वेश्चन फेज में, ठीक है। एस फेज, G2, G1। G1 देखो आपको सबसे बड़ा दिख रहा है ना इंटरफेज में भी। अब ये है आपके पास एम फेज। एम फेज में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस। ये है साइटोकाइनेसिस और ये पूरा है कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस में भी अलग अलग स्टेप्स होंगे। देखो ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में चार तरह के आपको मैंने बताया, प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज, अब इसमें कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, तो आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसे कोई बाउंड्री दिखाई नहीं है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। यहाँ पे देखो प्रो, मेटा, एना, टीलोफेज। और ये चारों मिलके क्या है, ये चारों मिलके क्या है, कैरियोकाइनेसिस। और ये पूरा जो शेड किया ये क्या है, एम फेज। ये क्या है, साइटोकाइनेसिस। ये चारों मिलके कैरियोकाइनेसिस। G1S G2 इंटरफेज। ये आपको पता होना चाहिए। ये जो है आपके इससे आप एक एक पॉइंट तो आपको अगर मान लो पता चल जाएगा ना। जैसे अगर आपसे कोई बोले एस फेज के बारे में बताना है थोड़ा सा, कुछ आप बताओगे, कुछ तो बताओगे। इट इज प्री G2 फेज, पोस्ट G1 फेज। कुछ तो लिखोगे ना यार। ओके, तो ये आपके पास ये टीलो है, टीरो नहीं है, ये टीलो है। ओके, एल, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो, इसको ध्यान से, और इसको एक बार नोट वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जो है आपका डीएनए भी डिवाइड होगा। अब देखो ध्यान से समझना, जैसे ये एक सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है। अब ये डिवीजन में नहीं गया, ठीक है ना। ये जब डिवाइड होगा मान लो, तो क्या ये ऐसा बनाएगा, क्या ये ऐसा बनाएगा, देखो ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो पूरा क्रोमोसोम आया ही नहीं। पूरा क्रोमोसोम चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये है रॉन्ग। राइट क्या है, ये जाएगा इस इंटरफेज में। इंटरफेज के होने के बाद ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डबल क्रोमेटिड हो जाएगा। इसके पास दो क्रोमेटिड हो जाएंगे। फिर ये बना देगा। ये बनाएगा क्या, नहीं, इसमें तो क्रोमोसोम ही नहीं है। फिर ये क्या बनाएगा, एक ये और एक ये, मतलब क्रोमोसोम तो पूरा पूरा बन रहा है। और जैसा पहले था वैसा ही ऑफस्प्रिंग है, पेरेंट की तरह ऑफस्प्रिंग दिख रहा है। मतलब आपका ये बिल्कुल करेक्ट हमने जो है बनाया है, ठीक है ना। तो अब ये आपका होगा। इससे मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि जो है डीएनए का जो मतलब ये क्या है, डीएनए तो है, डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा। इससे आपको ये पता चल रहा है, ठीक है ना। बिकॉज ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई क्रोमोसोम आ ही नहीं रहा। तो आधा क्रोमोसोम है, आधा क्रोमोसोम देखा कभी किसी ने, नहीं। तो क्रोमोसोम पूरा जाएगा, ये तो आधा आधा तो जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। ये तो जाएगा ही नहीं, तो पूरा जाएगा। तो ये है क्या, सेल साइकिल का बिल्कुल बेसिक आउटलाइन। अब हम स्टार्ट करेंगे विद दी इंटरफेज। इंटरफेस से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे दूंगा अगर कोई लिखना चाहे तो अगली बार से, या ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो एक बार बना लो। इससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी विजन में। क्लैरिटी विजन में मतलब थोड़ा सा आपको पता चलेगा, राइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और बेसिक चीज आपको बता देता हूँ, जो कि आपको मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही होगी जो भी देख रहे हैं वीडियो। क्या है, सबसे पहले देखो ये क्या है, डीएनए, जो कि कैसे पड़ा है, ऐसा अनटेंगल्ड टाइप। देखो कितना अजीब सा पड़ा है, ऐसा लंबा सा अनटेंगल्ड है, बिल्कुल कुछ मतलब ऐसा उलझा टाइप सा पड़ा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा। फिर ये कंडेंस होना स्टार्ट होगा, थोड़ा सा कंडेंस होगा, क्या बना लेगा, क्रोमेटिन। ये क्या है, क्रोमेटिन है, थोड़ा सा कंडेंस हो गया। फिर ये और कंडेंस हो जाएगा तो क्या बनाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर। ये क्या है, क्रोमोसोम।
ये क्या बन गया? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसा दिख रहा? थिक दिख रहा, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा टैंगलिंग है, बहुत ज्यादा कॉइल हो गया क्रोमोसोम में डीएनए। ये एज कंपेयर टू क्रोमोसोम थिक थिक होगा, थिन होगा ये, बिकॉज इसमें इतनी कॉइलिंग नहीं जितनी क्रोमोसोम में है, ठीक है ना। और ये देखो ये शॉर्ट होगा, इसमें लेंथ जो है डीएनए की वो लेंथ तो कांस्टेंट है, बट देखने को कितनी लग रही है? लेस लेंथ लग रही है, इसमें ज्यादा लेंथ लग रही है, ठीक है। ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ये एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, एज कंपेयर टू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन ज्यादा लंबा है और ये थोड़ा कम लंबा, ठीक है। ये भी लिखना चाहो लिख सकते हो, थोड़ा सा बेसिक्स है इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अगर किसी को पता हो ना पता हो तो पता हो सकता है, ना भी पता हो सकता है, इसीलिए बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो हम चलते हैं टुवर्ड्स दी इंटरफेस। फिर से मैं फोटो खींचने लगा था। इंटरफेस की तरफ अब हम बढ़ने जा रहे हैं। इंटरफेस क्या है? अभी आपने एक डायग्राम बनाया था, उसमें आपने देखा इंटरफेस क्या था? क्या किसी को ये समझ आया? देखना ध्यान से, समझना इस चीज को। जैसे ये एक सेल है, ये एक सेल, इसने अपने कंटेंट को डबल कर लिया, मतलब पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ये होगा इंटरफेस में, ये होगा इंटरफेस में। इंटरफेस में हो, इंटरफेस के बाद ये ऐसा है, ये ऐसा, फिर ये वाला इसकी तरह आ गया, फिर ये क्या करेगा? ये फिर से इंटरफेस में जाएगा, फिर ये करेगा, फिर ये डिवाइड करेगा ऐसे। तो क्या कह सकते हो आप कि ये क्या हो रहा है? इंटरफेस हो रहा है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये जो है डिवीजन हो रही है पूरी, यानी एम फेज हो रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे इंटरफेज हो रहा है, फिर आगे जाके क्या हो रहा है? एम फेज हो रहा है। मतलब आप कह सकते हो इंटरफेस क्या है? दो माइटोटिक फेजेस के बीच का। एम फेज को भी बता देता हूँ क्या क्या कहते हैं, माइटोटिक फेज कहते हैं। दो एम फेज के बीच के पीरियड को क्या कह देते हैं? इंटरफेस कह देते हैं। तो हम इंटरफेस को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। थोड़ा सा आप, मैं साइड पे हूँ, इसको थोड़ा नोट करना चाहो कर सकते हो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो डायग्राम साथ में बना ही सकते हो आप, ठीक है। अब हम इंटरफेस को अच्छे से समझते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हेडिंग डालना इंटरफेस। एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करने की कोशिश होगी मेरी। इज इट विजिबल प्रॉपर? ये कलर विजिबल है? लेट्स चेक इट आउट। ओके यस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेन अपना इंटरफेस। अब तक हमने बेसिक्स वगैरह देख लिया, क्या कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है और इस ऑर्डर में हमें चलना है, कैसे सेल डिवीजन होगी। अब आएंगे हम इंटरफेस पे। सबसे पहले जो चीजें हमने देख ली, 95% ऑफ द टाइम ऑफ सेल डिवीजन इंटरफेस ही चलेगा। इंटरफेस में ग्रोथ होगी, ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेल मटेरियल। सेल के मटेरियल की ग्रोथ तो नहीं होगी, ऑफ कोर्स सेल का मटेरियल डबल हो जाएगा और सेल की ग्रोथ होगी। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल बी इंक्रीजिंग, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट विल इंक्रीज। डीएनए डबल होगा, ऑफ कोर्स। डीएनए का एक्चुअली क्या होता है? मटेरियल डबल होता है, या कहीं तो क्रोमैटिड, तो वो हम देखेंगे जब एस फेज तब देखेंगे। और कुछ प्रोटीन्स वगैरह बनेंगे, प्रोटीन्स फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, आरएनए बनेगा, ठीक है। कुछ न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे और क्या कह सकते हो आप इंटरफेस के बारे में? इट इज अ फेज या पीरियड बिटवीन टू माइटोटिक डिविजन्स, ये टू माइटोटिक फेजेस, टू माइटोटिक फेजेस, या ऐसा कह सकते हो। इसको आप और क्या कहते हो? रेस्टिंग फेज कहते हो, बिकॉज इसमें एज नो सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, कोई सेल का डिवीजन प्लेस नहीं हो रहा, टेक प्लेस नहीं हो रहा, मतलब सेल का डिवीजन थोड़ी हो रहा है यार। क्या सेल का डिवीजन लिखा मैंने कहीं? नहीं, मैंने तो क्या कहा, डबल हो रही है चीजें, ग्रोथ हो रही है कुछ ज्यादा, ठीक है। यही यही सब बताया आपको। कोई मैंने कहा कि सेल का डिवीजन हो रहा है? नहीं, मैंने तो कहा नहीं, ठीक है। तो इंटरफेज में रेस्टिंग फेज है, नो सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, और इसमें सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव थ्रू आउट, मतलब पूरे इंटरफेज में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव ही रहेगा। फिर चाहे वो G1 हो, G2 हो, S हो, या G0 मान लो। G0 तो ऐसे इंटरफेज में है नहीं, बट फिर भी अगर मैं वहां मान लूं कि G0 की बात कर रहे हो, तो उसमें भी सेल तो है, मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहेगा ना। मेटाबॉलिकली एक्टिव का क्या मतलब है? वो अपने जो रोजमर्रा के काम है वो अच्छे से कंप्लीट कर पा रहा है, ठीक है। तो वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव ही है सेल, ऐसा तो नहीं मर चुका,
ठीक है, तो ये नोट करना चाहो कर सकते हो। इंटरफेस के बारे में बिल्कुल बेसिक हमने देख लिया। अब हम आएंगे टुवर्ड्स द G1 फेज ऑफ द इंटरफेस। इंटरफेस का भी जो G1 फेज है उसकी तरफ चलते हैं। नोट कर लो, देखो 95% टाइम ग्रोथ एंड डुप्लीकेशन ऑफ सेल मटेरियल, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ रहा है, डीएनए मटेरियल डेवलप हो रहा है, प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं, और माइटोटिक फेजेस के बीच का एक फेज है उसको हमने कहा इंटरफेज। इसको हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। नो सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, बट फिर भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। ओके, तो इसको नोट कर लो। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द G1 फेज। इंटरफेज का भी एक फेज है G1 फेज। G1 फेज एक्सटेंसिव क्या होती है G1 फेज में? अच्छा, इसके पहले नाम देख लो। ग्रोथ 1 फेज भी बोलते हैं इसको, ग्रोथ 1, और गैप 1 फेज। गैप 1 फेज कह लो या ग्रोथ 1 फेज कह लो, ये भी इसी के नाम है। और क्या कह सकते हो, देखो G1 के बाद क्या है? सिंथेसिक, मतलब सिंथेसिस वाला फेज है, S फेज है। S फेज का पूरा नाम सिंथेसिक या सिंथेसिस फेज कह लो, ठीक है, सिंथेसाइजिंग फेज कह लो, ठीक है ना। तो इसको और क्या कह सकते हो आप? प्री सिंथेसाइजिंग फेज या प्री सिंथेटिक, कहाँ है प्री सिंथेसिस फेज, या ये आ किसके बाद रहा है? और पोस्ट एम फेज, एम फेज के तो बाद ही आ रहा है, राइट। तो ये आपके कुछ इसके नाम है। ऐसे ही आप बाकी सबके भी कुछ ना कुछ नाम जो है, नेम जो है लिख सकते हैं अपनी उससे, अपनी क्षमता से। तो इसमें क्या कहोगे? एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन ऑफ सेल मटेरियल। सेल के कंपोनेंट बहुत आसानी से, बहुत जल्दी जल्दी डुप्लीकेट होते हैं, एक्सेप्ट डीएनए। डीएनए डुप्लीकेट थोड़ी होगा यार, यहाँ पे डीएनए डुप्लीकेट होता है सिंथेसिस फेज या एस फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन होगी सेल के कंपोनेंट्स की। अब कई बुक्स में चलो नहीं, वहां पे नहीं जाते हम, ठीक है। इसमें कुछ आपके प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। यार इसका इंक कहाँ पे है? एक मिनट यार, वेयर इज इट्स इंक? कहाँ पे? ये रही। इंक भी भर लेंगे बाद में। प्रोटीन फॉर्मेशन, आरएनए फॉर्म होंगे। अब देखो डीएनए, डीएनए देखना ऐसा है, ऐसा है डीएनए, इसको डुप्लीकेट करना है, मतलब इससे क्या बनाना है? इसको ऐसा बनाना है। ये एक था, इससे एक, ये तो पहले वाला ही है, ये एक और बनाना है। मतलब कि इस पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए पे क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड होते हैं, वो हमें और बनाने हैं। तो वो बनाने हैं तो वो किस में बनने स्टार्ट हो जाएंगे? बनने स्टार्ट तो इसी में हो जाएंगे ना, जीवन में ही, बिकॉज एस फेज में तो डुप्लीकेट हो जाएगा, तो इसमें न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, आरएनए फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म्ड। न्यूक्लियोटाइड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें बस इतना ही आपको याद रखना है, एक्सटेंसिव। अच्छा, एक और चीज लिख लो, सेल ग्रोथ होती है इसमें, और मैंने आपको एक और चीज बताई तो थी पहले कि इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज। इंटरफेज का भी ये सबसे बड़ा फेज है। इंटरफेज खुद भी एम फेज से बड़ा है, और उसमें भी, इंटरफेज में भी ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है इंटरफेज का भी, ठीक है। तो इसको आप नोट करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। जल्दी से एक बार मैं उसको रिकैप दे देता हूँ। जीवन को हम कहते हैं ग्रोथ 1 या गैप 1 या प्री सिंथेसिस फेज या पोस्ट मेटाफेज, मेटाफेज नहीं, पोस्ट मियोटिक फेज, माइटोटिक फेज। एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन ऑफ सेल कंपोनेंट, सेल कंपोनेंट डुप्लीकेट होंगे, डीएनए डुप्लीकेट नहीं होगा, प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे, आरएनए फॉर्म हो जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म हो जाएंगे, सेल की ग्रोथ होगी। लॉन्गेस्ट फेज है ये इंटरफेज का। इसको नोट करो। अब देखना, ध्यान से समझना मेरी बात को, मेरी बात को गौर से समझना है। पहले इसको देख लो, इसको नोट करो, वो एस फेज के बाद समझाता हूँ। इसको नोट कर लो एक बार। आई होप सो इट इज प्रॉपर विजुअली। यहाँ पे ना ये शीशे के कारण शायद ये आ रहा है कुछ ऐसा, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं इसमें इंक डालता हूँ। ये चल रहा है, चल तो रहा है प्रॉपर, बट इतना खास नहीं है ना, इसमें इंक डाल देते हैं।
तब तक आप इसको एक बार नोट कर लो और इससे इससे एक बार गो थ्रू हो जाओ कि जीवन फेज में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, अरे यार कि एक फेज में ये चीज बन रही है, आप बताइए कौन सा फेज है। ठीक है, और ये कौन सा फेज है, इसका क्या क्या ड्यूरेशन हो सकती है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये लॉन्गेस्ट फेज है जीवन, इसमें इंटरफेज का भी लॉन्गेस्ट फेज। अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव अहेड। इसको मैं एक मिनट ऐसे सीधा खड़ा करके रख देता हूँ। चलिए, जीवन के बाद क्या आता है, एस फेज। अपना वो फ्लो चार्ट खोलिए एक बार जो आपने बनाया होगा, अगर अगर बनाया है किसी ने तो। एस फेज, इसको हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज को इसका क्या, इसका नाम सिंथेसिस फेज क्यों है, क्या ये कुछ बना रहा है क्या? हाँ, ये भी कुछ ना कुछ फॉर्म तो करेगा। देखो यहाँ पे हर चीज में जो इंटरफेस है वहां पे कुछ ना कुछ बन रहा है, या तो जो चीजें नहीं बनी हुई उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ये चीज है इसमें। ठीक है, इसके बाद कुछ चेक पॉइंट्स भी होंगे, वो मैं चलो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है ना, तो ये चीज होती है इसमें। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ किस चीज की, जैसे एस फेज, फुल फॉर्म सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज, वाओ, सिंथेसिस फेज। और यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका जो मेजर पॉइंट है वो क्या है, डीएनए डुप्लीकेशन होगी। डीएनए डबलिंग कह लो या डीएनए डबलिंग कह लो, डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। मतलब क्या है मेरे कहने का। अच्छा, पहले इससे पहले और भी देखो, हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स फॉर्म। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं, बिकॉज हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम वाले स्ट्रक्चर को बनाने में, डीएनए से क्रोमोसोम जाने में काम आते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी इसमें। स्पिंडल फाइबर जो है वो फॉर्म होंगे, स्पिंडल फाइबर। अच्छा, स्पिंडल फाइबर आपने टर्म पढ़ा है किसमें, सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने। माइक्रोट्यूब्यूल्स से बनते हैं, सेंट्रियोल से बनते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे। और क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहेगा, इसके बाद भी इससे पहले भी। क्रोमोसोम नंबर इससे पहले भी सेम रहेगा, यार क्या है, खारिश हो जा रही है। क्रोमोसोम नंबर इससे पहले भी सेम रहेगा, इसके बाद भी सेम रहेगा। बट चेंज किस में आएगा, क्रोमैटिड के नंबर में। चेंज किस में आएगा, अमाउंट ऑफ डीएनए में, या कंसंट्रेशन कह लो, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल हो जाएगी। नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स डबल हो जाएंगे। कैसे होंगे ये सब जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक और चीज, इसके और भी कई सारे नाम आप लिख सकते हो, वो मैंने आपको बता ही दिया कैसे लिखने हैं। प्री पोस्ट लगा लेना किसी के भी आगे पीछे बस। ठीक है, अब देखना ध्यान से। जैसे मैंने कहा ये एक सेल है, इसमें अगर मैं कितने क्रोमोसोम कंसिडर कर रहा हूँ, सिर्फ एक क्रोमोसोम मैंने मान लो कंसिडर किया। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, ये डीएनए है मान लो, इसका इस सेल का ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए है। ये क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा और खुद को क्रोमोसोम बना लेगा ऐसा। ये इसने बना लिया क्रोमोसोम, पर ये क्रोमोसोम कैसा, एक क्रोमेटिन वाला है। कितने क्रोमेटिड है इसमें, एक क्रोमेटिड, सिंगल क्रोमेटिड। जैसे ये क्रोमोसोम है तो आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा ना, पिछले चैप्टर में, ये एक क्रोमेटिड होगा, ये दूसरा क्रोमेटिड, इनको पकड़ के कौन रखेगा, सेंट्रोमेयर। ये एक क्रोमेटिड है। ठीक है, अब ये गया जीवन में। जीवन फेज के बाद भी इसमें क्रोमेटिड तो इतने रहेंगे, जीवन के बाद क्रोमेटिड में कोई फर्क नहीं आएगा। फिर ये जाएगा एस फेज में, सिंथेसिस फेज में। और जब सिंथेसिस फेज में जाएगा तो ये क्या है, एक क्रोमेटिड, ये क्या है, दूसरा क्रोमेटिड। ठीक है, ये होगा इसमें। बस क्या हो रहा है, अब देखो, अब ध्यान से समझना। एस फेज के पहले यानी जीवन में, ये जीवन में मान लो आप, इसमें कितने हैं, एक क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमेटिड है। बट इन अ हैप्लॉइड डीएनए, हमने जो कंसंट्रेशन लेट की है वो है सी, उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से। तो ये कैसा, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, नहीं हैप्लॉइड ही तो दिख रहा है आपको, राइट। देखो एक ही तो दिख रहा है, एक ही तो दिख रहा है अभी,
तो ये कैसा होगा, कंसंट्रेशन इसकी मैंने मान ली सी। अब एक ही क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड आ गए, एक क्रोमेटिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या, सी, दो क्रोमेटिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, एक मिनट यार, देखो यहाँ पे हम 2C लेंगे, बिकॉज 2C क्यों लेंगे, इसके जैसा एक और भी तो होगा ना, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे ना। एक चीज का हमने मान लिया, एक हैप्लॉइड का मान लिया हमने, हैप्लॉइड डीएनए का कंसंट्रेशन है सी, पर ये तो डिप्लॉइड होगा, बिकॉज इसके जैसा एक और क्रोमोसोम भी तो होगा होमोलोगस, तो ये तो 2C होगी इसकी कंसंट्रेशन, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 4C हो जाएगी, बिकॉज एक क्रोमेटिड में हमने मान लिया ऐसा, 2C, तो अब तो क्रोमेटिड दो हो गए, डबल हो गए क्रोमेटिड, तो अब 4C हो गया क्रोमोसोम जो कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है कि नहीं हो रही, देखो ये लिखवाया मैंने आपको, कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए डबल, नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स डबल, बट क्रोमोसोम नंबर इज सेम, क्रोमोसोम नंबर पहले भी एक था, अब भी एक है। अगर मैं मान लू दो, मैंने मान लिया, चलो दो मान लेते हैं, चलो मैंने मान लिया दो, देखो दो मान लो, दो मान लो क्रोमोसोम नंबर, देखो मैंने ये मान लिया, एक और क्रोमोसोम आ गया, दो हो गए, तो अब उन दो में ऐसे ऐसे हो जाएगा, देखो वो दो डबल कर लेगा अपने क्रोमेटिड्स को, ठीक है, दोनों के दोनों क्रोमेटिड को डबल कर लेंगे, दोनों के दोनों ने क्रोमेटिड्स को डबल कर लिया, क्रोमेटिड के डबल होने से उनका एक डीएनए था, ये देखो क्रोमेटिड में, जैसे ये है ना, देखो ये क्रोमेटिड को डबल किया, इस क्रोमेटिड में ये वाला डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड एक डीएनए, इसको कॉपी करके इसने अपने साथ जोड़ लिया, इसकी कॉपी जो मैं अभी बना रहा हूं, ये इसकी कॉपी ही तो है, ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। ये ओरिजिनल, ये इसकी कॉपी जो कि एस फेज में बन के आ गई, ठीक है, ओरिजिनल का अगर मैंने माना 2C, तो इसका क्या होगा 4C। अब देखो इसमें जो डीएनए है, डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, डीएनए की दो स्ट्रैंड्स होंगी ना, एक ओरिजिनल में भी डीएनए की दो स्ट्रैंड्स हैं, एक इसमें, अब पहले थी दो स्ट्रैंड्स, एक स्ट्रैंड की यानी एक हैप्लॉइड की मैंने मानी सी, तो दो हैप्लॉइड आ गया ना, अब दो, एक देखो ध्यान से समझना, एक हैप्लॉइड की सी है, एक स्ट्रैंड में सी हो गई मतलब, पर अगर मैंने दो स्ट्रैंड माने हैं, दो स्ट्रैंड इन वन क्रोमेटिड, दो स्ट्रैंड है तो उसकी एक क्रोमेटिड की 2C हो जाएगी, और फिर दूसरे क्रोमेटिड की भी जोड़ लो ना, अब तो दो क्रोमेटिड हो गए, तो क्या हो गया 4C हो गया कि नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसको एक बार ध्यान से समझो, इसको देखो ध्यान से एक बार, आंखें खोल के, डीएनए डबल हो रहा है, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमैटिन, हाँ क्रोमैटिड का नंबर डबल हो रहा है, देखो पहले क्रोमैटिड कितने थे, दो, अब कितने हो गए, एक दो तीन चार, पहले क्रोमैटिन का जो कंसंट्रेशन है डीएनए का वो कितना 2C, एक का 2C, तो अब दो हो गए ऐसे 4C, ठीक है, इन हैप्लॉइड डीएनए कंसंट्रेशन हमने मान ली सी, तो एक डीएनए का अगर हम एक क्रोमैटिड का एक डीएनए, ये देखो एक क्रोमैटिड है, ये वन क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम, वन क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम जो कि नॉर्मली होता है, जो कि नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग में यही होता है मान लो, ठीक है, इसमें डीएनए तो डबल ही है ना अभी भी, डीएनए तो आपको पता ही है कैसा होता है, कैसा होता है डीएनए, ऐसा होता है ना, देखो डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड की कंसंट्रेशन सी है, दो स्ट्रैंड की कंसंट्रेशन 2C, तो इसकी कंसंट्रेशन है 2C, इसने खुद को डबल कर लिया, खुद को इसने डुप्लीकेट कर लिया, तो जो ये डीएनए वही ये डीएनए, इसकी कंसंट्रेशन 2C, इसकी भी 2C, पूरे की 4C, पूरे की कितनी 4C, तो ये समझने वाली बात है, इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है ना, तो एस फेस कोई बच्चों का खेल नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो बढ़िया है, मतलब समझ आना ही चाहिए वैसे भी, ठीक है, तो इससे आपको ये चीज पता चल चुकी होगी, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू, राइट। तो एक बार इसको नोट कर लो और फिर हम चलते हैं आगे टुवर्ड्स द G2 फेज, नोट कर लीजिए इसको, बड़े आराम से चलेंगे, G2 फेज देखेंगे, G2 फेज की तरफ चलते हैं। G2 फेज, गैप टू, ग्रोथ टू, इसके और नाम हो गए ये भी सेम है, सिमिलर है एस G1, इसमें भी एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन होगी, किसकी, सेल कंपोनेंट्स की, सेल कंपोनेंट्स डुप्लीकेट होंगे, डीएनए तो डुप्लीकेट हो गया, कुछ पीछे हो गए कुछ यहाँ पे होंगे, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन बनेंगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन ये बनाता है, अच्छा ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर और अच्छे से बन पाता है, स्पिंडल फाइबर में मदद करता है बनाने में,
स्पिंडल को बनाने में, ठीक है ना। स्पिंडल क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी के लिए आपको क्या याद रखना कि ट्यूब्यूलिन प्रोटीन जो है उसमें बनाएगा, स्पिंडल फाइबर के बनाने में, तो ट्यूब्यूलिन जो है वो स्पिंडल फाइबर में होता है, ठीक है। प्रोटीन इन स्पिंडल, स्पिंडल आपको पता चल जाएगा क्या है, डिवीजन में काम आता है ये, ठीक है। अच्छा, एस फेज में मैं आपको एक चीज शायद बताना भूल गया। एस फेज में एक और चीज वो आगे नोट में लिखवाऊंगा, नोट में सिर्फ एनिमल में होता है ना, इसलिए नोट में लिखवा देंगे। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स फॉर्म होंगे, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स डबल हो जाएंगे, ये क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो G2 फेज में क्या हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड डबल हो रहे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन बन जा रहे हैं, एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन हो रही है सेल कंपोनेंट्स की, एक्सटेंसिव डुप्लीकेशन हो रही है सेल कंपोनेंट्स की। तो इसको एक बार आप नोट कर लें, इसको एक बार आप नोट कर लें, और अब एक नोट डाल के लिखें क्या, इन एस फेज सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस। सेंट्रोसोम आपने पढ़ा है कहां पे, पिछले चैप्टर में, जिसमें दो दो सेंट्रियोल से नहीं बनता ऐसा, ये और ये दो सेंट्रियोल होते हैं जो कैसे परपेंडिकुलर लगे होते हैं, ठीक है। इन एस फेज सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस इन एनिमल सेल्स, इन एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स में ही होता है ये सेंट्रोसोम, आपने पढ़ा ना एनिमल सेल्स में होता है, ठीक है, ऐसा होता है सेंट्रोसोम, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई सेल उसको क्रॉस ना कर पाए तो वो सेल डिवीजन से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो वो भी एक बार देख ही लेते हैं। हम्म, आपको जी जी नोट लिखवाना ना, पहले मुझे पहले जी नोट कर लेते हैं, चलो पहले जी नोट नहीं, पहले हम चेक पॉइंट्स देखते हैं। चेक पॉइंट्स, सबसे पहला है आपके पास, जो आपने देखा कि G1 से S के बीच में एक है, G1S चेक पॉइंट, ये चेक पॉइंट मेजर है, ये चेक पॉइंट कैसा है, मेजर चेक पॉइंट है। इसमें क्या होता है ना, जैसे कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होते हैं ना, जो G1 में फॉर्म हो रहे हैं, कुछ प्रोटीन्स होंगे जो फॉर्म होंगे, ठीक है, किसी सेल में। तो सेवरल प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन अ सेल इन G1। तो उन प्रोटीन्स की मदद से ही ये चेक पॉइंट मीडिएट होता है, उन प्रोटीन्स की मदद से ही ये क्या चेक पॉइंट जो है मीडिएट होता है। अब आपको आपने नहीं अभी तो आपने पढ़ा नहीं होगा, एंड मुझे लगता भी नहीं है कि आप वो कर पाएंगे, हम पढ़ेंगे, बिकॉज शायद वो चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट नहीं सॉरी डिलीट हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जो है रेगुलेट कौन करता है, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, काइनेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे सेवरल प्रोटीन्स, प्रोटीन मैंने आपको बता दिया, तो कौन से प्रोटीन्स, काइनेसिस, काइनेसिस होते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि एक सेल में होते हैं, तो काइनेसिस ही इसको रेगुलेट करेंगे। और ये काइनेसिस किस पे डिपेंड करेंगे इसको रेगुलेट करने में, साइक्लिन्स के ऊपर, साइक्लिन्स भी एक तरह के प्रोटीन्स हैं, इन पे डिपेंड करेंगे। तो हम इसको क्या कहेंगे कि G1 से S चेक पॉइंट में कुछ ना कुछ प्रोटीन्स होंगे इस G1 सेल में, जिनको हमने कह दिया काइनेसिस, वो उसको रेगुलेट करेंगे, इसके ट्रांजिशन को, इसके चेक पॉइंट को रेगुलेट करेंगे। अगर कोई सेल में ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं मिले कोई प्रोटीन्स जो कि अच्छा इसको एक और चीज देखो, साइक्लिन के ऊपर डिपेंडेंट है ये काइनेसिस, काइनेसिस, ठीक है ना। तो CD केस इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, यही इसको क्या करेंगे, मीडिएट करेंगे, मीडिएट द ट्रांजिशन, ये ट्रांजिशन यही मीडिएट करेंगे। मतलब अगर मान लो किसी के पास G1 CD केस हैं, G1 CD केस हैं, तो वो G1 में आएगा, G1 में आएगा। अगर मान लो किसी के पास S CD केस हैं तो वो S में जाएगा। अगर मान लो किसी के पास S CD केस ना हो, मतलब S वाले साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस ना हो, तो वो S फेज में नहीं जा पाएगा, वो इस ट्रांजिशन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। एंड सिमिलरली जो इसको क्रॉस ना कर पाए, दोज सेल्स which cannot pass it, comma, or
डू नॉट वांट टू डिवाइड, या वो खुद से ही डिवाइड ना करना चाहते हो, डिवाइड, तो वो क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे, एग्जिट द जीवन, जीवन फेज को एग्जिट कर देंगे, एंड सस्पेंड द सेल साइकिल, अपनी जिंदगी से सेल साइकिल को निकाल देंगे, एंड गोज इन अ, और कहां पे चले जाएंगे, क्विसेंट फेज, गोज इन अ क्विसेंट फेज, जहां पे वो आराम से रेस्ट करेंगे, वेयर दे डू नॉट, वेयर दे बाहर से कोई आवाजें निकाल लगा रहा है, हाँ जी क्या हुआ, नहीं मिल सकता, मिल ही नहीं सकता, वेयर दे डू नॉट डिवाइड, इधर से आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी, अनलेस और अनटिल कॉल्ड टू डू सो। अब एक बार पीवाईक्यू में यहाँ पे एग्जिट भी आ गया था और सस्पेंड भी आ गया था, तो दो अलग अलग ऑप्शन थे, इसलिए एनसीईआरटी में पुरानी में उन्होंने शायद सस्पेंड लिखा हुआ है, तो तब उन्होंने सस्पेंड को मान लिया, बिकॉज मतलब तब यही चीज अचानक ही चेंज हुई थी एनसीईआरटी में, तो उन्होंने सस्पेंड को मान लिया, बट इस चीज पे कई सारे टीचर्स ने विरोध भी किया था, तो एग्जिट को लो या सस्पेंड को लो, नई में ये लिखा पुरानी में ये लिखा, तो अब आपको ऐसा क्वेश्चन वैसे तो आएगा नहीं, बट अगर आएगा तो याद रखना कि ये और ये दोनों ही आप सही मान सकते हो, ठीक है ना, तब भी मेरे ख्याल बोनस ही मिला था, तो इसको नोट कर सकते हो, ये क्या है आपके पास, G1 और S के बीच का एक चेक पॉइंट, सेकंड चेक पॉइंट भी यहीं पे लिख लो, वो तो एक माइनर चेक पॉइंट है, उसमें आपको ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। सेकंड चेक पॉइंट में क्या होता है, अगर मान लो किसी के पास क्या है, किसी के पास आगे मतलब यही है सिंपल, सीडी केज ही जो है मीडिएट कर रहे होंगे इसको, सीडी केज ही मीडिएट कर रहे हैं, जैसे अगर मान लो किसी के पास क्या है, कौन है बार बार, इफ एनीबडी इज हैविंग G2 वाले सीडी केस, तो वो G2 में जा पाएगा, सिमिलरली ऐसे ही चलता जाएगा, अगर किसी के पास G2 वाले सीडी केस है तो G2 में जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा, सिंपल है, इसको नोट कर लो। चेक पॉइंट्स वैसे तो अब आएंगे नहीं, आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज एनसीईआरटी में दे नहीं रखे, बट फिर भी एक बार हमने करने थे तो कर लिए भाई, ठीक है ना, तो चेक पॉइंट 2 में आप ऐसा लिख ही लो पूरा एग्जैक्ट, चेक पॉइंट 2 जो कि कैसा है, माइनर है, अगर मान लो किसी के पास एम सीडी केस है, मतलब माइटोटिक फेज वाले सीडी केस हैं, माइटोटिक सीडी केस हैं, माइटोटिक सीडी केस हैं, देन वो माइटोसिस फेज में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, इसको आप क्या कह सकते हो, G2M ट्रांजिशन, G2M ट्रांजिशन है, तो ये क्या है आपके पास, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का एक और आपका पॉइंट हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे, देखो जी नॉट भी आपको लिखवा दिया, जी नॉट लिखवाया क्या, क्विसेंट फेज, जो ये फेज है जहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा, सेल सिर्फ आराम से बैठा हुआ है, डिवाइड नहीं कर रहा, उसको हम जी नॉट फेज भी बोल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एग्जिट कर चुका है G1 फेज को और सस्पेंड कर चुका है सेल साइकिल को, आराम से बैठा है, बट सेल अभी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल स्टिल मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव, बट डिवाइड नहीं कर रहा होता, बट डिवाइड नहीं कर रहा होता कब तक, जब तक उसको बोला ना जाए कि तुम डिवाइड करो, ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा यहाँ पे एक और चीज नोट कर ही लो, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज आपको नोट तो मिलेंगे ही हैंड रिटन, तो आपको इतना कुछ है नहीं खास कि बोर्ड पे कैसे लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, नोट करके लिख लो, सम सेल्स डू नॉट डिवाइड फॉर होल लाइफ टाइम, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कभी डिवाइड ही नहीं करते पूरी जिंदगी भर, जैसे इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपके हार्ट के सेल्स होते हैं, हार्ट के सेल्स हो गए, ये आपके न्यूरॉन्स हो गए, नर्वस मतलब जिसको इसीलिए कहते हैं नर्वस वाली जो है वो बीमारियां ना ही हो तो बेटर है, बिकॉज वो सेल्स जो है दोबारा नहीं बन पाते न्यूरॉन्स, ठीक है, क्या हुआ है आज, इसको नोट कर लो यार, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स दी मेन एम फेज, एम फेज जो है वो बहुत ड्रामेटिक फेज होता है, ठीक है, बिकॉज वहीं पे सारा कुछ आपका जो है चलेगा, रीऑर्गेनाइजेशन होती है ना सब चीजों की वहां पे, देखना एम फेज, अच्छा हम पहले जो एम फेज है इसको हम कहेंगे माइटोटिक फेज, मतलब हम पहले माइटोसिस कवर करेंगे फिर हम मियोसिस कवर करेंगे, मियोसिस अगले लेक्चर में आएगा, माइटोसिस इसी लेक्चर में आ जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है,
तो एम फेज की फुल फॉर्म क्या है? माइटोटिक फेज, या आप इसको और क्या कह सकते हो, पोस्ट G2 फेज। ठीक है, ये दो तरह से, मतलब इसमें दो चीजें होंगी एम फेज में, एक होगी कैरियोकाइनेसिस, एक होगी क्या, साइटोकाइनेसिस। एनसीईआरटी क्या कहती है, ये जो है एम फेज, इट इज मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक फेज है, एज क्या हो रहा है इसमें, बिकॉज रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो कि डिप्लीकेट हुए हैं उसमें इंटरफेज में, विल बी टेकिंग प्लेस हियर। तो इसमें इस एम फेज में क्या क्या हो रहा है, पुराने जो चीजें हैं वो रीऑर्गेनाइज होंगी, और जो क्या है कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो है डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू दी डॉटर सेल्स। तो हम शुरू कर रहे हैं विद द कैरियोकाइनेसिस। लेट्स स्टार्ट विद द कैरियोकाइनेसिस। माइटोसिस अब हम पढ़ेंगे। माइटोसिस का क्या मतलब है, मतलब जैसा पेरेंट है वैसा ही ऑफस्प्रिंग मिलेगा। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड। देखना, माइटोसिस वी आर स्टार्टिंग नाउ। ये मैंने क्या बनाया, पेरेंट बनाया। इसमें मैंने मान लिए कितने क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम। ये पेरेंट है, इसमें कितने क्रोमोसोम, देखो ध्यान से एक मिनट। ये पेरेंट, दो क्रोमोसोम, इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ जाएगा, क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट कर लेंगे एक दूसरे को, क्रोमैटिड डबल हो जाएंगे, क्रोमोसोम का कंटेंट, डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा। ये होगा कहाँ पे, इंटरफेज में। इंटरफेज के बाद ऐसा हो जाएगा, इंटरफेज के बाद ही जाएगा कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस, आफ्टर कैरियोकाइनेसिस क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसमें से एक क्रोमैटिड, इसमें से एक क्रोमैटिड अलग अलग हो जाएगा, और ये जो अलग अलग होंगे क्रोमैटिड, ये क्या है, ऐसे पोल्स पे चल जाएंगे, और ये क्या बन जाएंगे, ऐसे न्यूक्लियस बन जाएंगे फॉर द नेक्स्ट सेल। इससे दो डॉटर सेल्स बनने थे, दो डॉटर सेल्स, एक डॉटर सेल का न्यूक्लियस ये हो गया, दूसरी डॉटर सेल का न्यूक्लियस ये हो गया। फिर इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, तो ये एक सेल अलग बन जाएगा, जिसके न्यूक्लियस में क्या है, ये वाले क्रोमोसोम है, और दूसरा सेल अलग जिसके न्यूक्लियस में ये दो। ठीक है, तो ये क्या है, माइटोसिस है। अब देखो, ध्यान से देखो, ये थी क्या, पेरेंट सेल, ये क्या है, ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट सेल और ऑफस्प्रिंग में यहाँ पे देखो कितने पेयर आपको दिख रहे हैं, 2n दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो 2n है, यहाँ पे भी देखो 2n है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का नंबर बैलेंस है, चेक कर लो, यहाँ पे भी दो क्रोमोसोम थे, वहां पे भी दो क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम का नंबर बैलेंस है, दैट मींस माइटोसिस हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं आपको जनरल जनरल जो है डायग्राम से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि किस किस फेज में, जैसे आपने कई सारे फेजेस पढ़े ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, क्या क्या होता है वो पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे आगे। पहले डायग्राम से समझ लो। ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, ये एक सेल है जिसमें मैंने कितने क्रोमोसोम बना लिए, लेट्स से ये न्यूक्लियस है, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम मैंने बनाए हैं। ये रहा आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्गी आ गए, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट कह लो, क्लोरोप्लास्ट तो चलो आप मत ही बनाओ तो बेटर है, बिकॉज ये एनिमल सेल की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या बना लो, और वैक्यूल बना लो, देखो। ठीक है, तो जब ये इंटरफेस से होके जाएगा तो ये सारी चीजें क्या क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो ये सेल साइटोप्लाज्म में भी बढ़ेगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल हो जाएगा, खुद को डबल कर लेगा। उस पर आपको इतना फोकस नहीं रखना, आपको फोकस रखना है मेन डीएनए पे। डीएनए कंटेंट डबल हो गया, क्रोमोसोम अभी भी दो हैं, यहाँ पे भी दो हैं, कंटेंट डबल, कंटेंट डबल। ठीक है, यहाँ पे एन है और यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे 2c, 2c तो 4c। ठीक है ना, सी मतलब हैप्लॉइड, 2c मतलब डिप्लॉइड। ठीक है, ये आपके पास बाकी चीजें हैं, और ये भी डबल हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो गया, वैक्यूल भी डबल हो जाएंगे ऐसे। इसके बाद इंटरफेस के बाद, अब इंटरफेस के बाद आएगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के हमने चार फेजेस पढ़े हैं, मतलब नाम जाने हैं। कैरियोकाइनेसिस के चार फेजेस के नाम क्या क्या हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, अब आपने पढ़ा ना पिछले लेक्चर में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसे डबल डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, देखो
और बीच बीच में पोर्स होंगे इनके पास, है ना। ये आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, जो इस चैप्टर में, इस चैनल पे पिछला लेक्चर आया है वहां पे। ये ऐसे पोर से होते हैं न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में, मतलब कंटिन्यूस नहीं होती है मेम्ब्रेन, बीच बीच में पोर्स होते हैं जहां से ऑक्सीजन वगैरह या कुछ सामान जो है अंदर बाहर जा सके, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो है वो हट जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। मतलब जो डुप्लीकेट हुई है वो तो ठीक है, पर मैं मेन फोकस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बनाया सेल, और इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, ऐसा देखो, जो पोर जो है और बड़े हो गए और डिसइंटीग्रेट हो रहा है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया। लेट प्रोफेज में आपको दिखेगा ऐसा, प्रोफेज तो है, प्रोफेज में भी एक अर्ली एक लेट, अर्ली मतलब ये शुरू हो गया, लेट मतलब ये खत्म होने वाला है, ठीक है। और क्रोमोसोम ऐसे आ जाएंगे, मतलब एग्जैक्ट ये वाला स्ट्रक्चर आपको अभी नहीं दिखेगा, इसका डबल तो दिख रहा है, बट थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा। प्रॉपर वाला स्ट्रक्चर जो है वो आपको कहाँ दिखेगा, मेटाफेज में देखने को मिलता है। बट अभी के लिए चलो आप ऐसे ही बना लो, बनाना चाहते हो तो, ठीक है, ठीक है ना। तो प्रोफेज में वैसे तो आपकी एनसीईआरटी में जैसे दिखाया हम वैसे दिखा देते हैं, उन्होंने दिखाया कुछ ऐसा, ये प्रोफेज में उन्होंने ऐसे दिखाए हैं क्रोमोसोम। फिर आफ्टर प्रोफेज कम्स मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, न्यूक्लियस पूरा तरह से हट जाएगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सिर्फ क्रोमोसोम आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। और वो क्रोमोसोम क्या करेंगे, प्रॉपर अपना शेप जो है वो बना लेंगे, कैसा, ऐसा वाला, ये जो शेप आपने बड़ा फेमस शेप देखा होगा। और दो क्रोमेटिड है, कैसे पकड़े जाएंगे, सेंट्रोमेयर ने इनको पकड़ के रखा होगा, सेंट्रोमेयर ने। और यहाँ पे होगा काइनेटोकोर, 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 काइनेटोकोर। और यहाँ पे स्पिंडल, स्पिंडल फॉर्मेशन आपने पढ़ी है ना, स्पिंडल फॉर्म हो जाएगा, ये देखो, ये स्पिंडल है। और स्पिंडल जो है कुछ ऐसी लाइंस जो है वो सिक्रेट करेगा, रेडिएट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिनको हमने क्या कहा, एस्टर कहा। देखो ये माइक्रोट्यूब्यूल रेडिएट कर रहा है, एस्टर, ठीक है, एस्टर। और ये एस्टर किसमें नहीं होंगे, प्लांट सेल में ये एस्टर्स नहीं होते, एब्सेंट इन प्लांट सेल। अभी तो मैं आपको जनरल बता रहा हूं, बाद में हम करेंगे इसको डिटेल में, एक एक फेज को हम डिटेल में करेंगे। ये क्या है, प्रोफेज बताया मैंने आपको, ये क्या बताया मैंने, मेटाफेज बताया। तो मेटाफेज पे क्या हो रहा है, ऐसे सेंटर में इक्वेटर पे ये दोनों ऐसे लग जाएंगे लाइन में, ठीक है ना। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, माइटोसिस की बात कर रहा हूं। माइटोसिस में ऐसे लगते हैं, मियोसिस में अलग तरह से लगते हैं, ठीक है। तो ये और ये स्पिंडल जो है काइनेटोकोर्स को अटैच हो जाएंगे, देखो काइनेटोकोर्स को अटैच हो गए, काइनेटोकोर्स को अटैच हो गए। फिर जाएगा ये एनाफेज की तरफ, ये देखो इधर से बनाता हूं, एनाफेज की तरफ जाएगा। फिर ये मतलब स्पिंडल जो है इनको खींच लेगा, खींचेगा तो कैसे, देखो ये मैंने आपको वहां पे भी बताया था, सेल वाले चैप्टर में भी बताया था। जैसे अगर मान लो ये क्या है, एक धागे टाइप से तो है यार, देखो ये ऐसा है, और इसी की तरफ इसको ही उस साइड सेम ऐसा ही और है, ठीक है। यहां से अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये ऐसे आएगा ना, मेरे पास तो ये है, तो ये ऐसे आके आएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, कुछ ऐसी शेप हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो एनाफेज में ये होता है, बस शेप आनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो आप पढ़ते हैं कि पोलर हेड को पकड़ता है, हेड ऐसे आगे आगे से आ रहा है, और लाते जैसे टांगे हैं इसकी, जो ये है आर्म्स, ये ऐसे आ गए हैं पीछे से, ठीक है, ऐसे है आर्म्स पीछे ऐसे, हेड आगे की तरफ, पोल की तरफ, और ये पीछे ऐसे जा रहा है, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे भी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे आप बना लो इसको, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है, इस पोल पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, एक क्रोमेटिड दूसरा क्रोमेटिड ऐसे आ रहा है, देखो ये स्पिंडल आ गया आपके पास, ठीक है। सेपरेट हो रहे हैं, मतलब क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स आर गेटिंग सेपरेटेड इन दिस, ये देखो क्रोमेटिड्स अलग अलग होके जा रहे हैं क्या, मैंने गलत बना दिया, ये वाला शेप ना ऐसे आएगा ये, ठीक है। क्रोमेटिड अलग अलग हो रहे हैं, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे एनाफेज में। एनाफेज में क्या, क्रोमेटिड सेपरेट होकर ये न्यूक्लियस अलग हो गया, ये न्यूक्लियस अलग हो गया, इसमें ये क्रोमेटिड्स है। फिर उसके बाद क्या होगा, टीलोफेज, टीलोफेज में, टीलोफेज में क्या, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने अभी डुप्लीकेट से बना के दिखा दी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन असल में आ जाएगी इनके बाहर, और ऐसे आ जाएगा, देखो सब कुछ डीकंडेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडेंसेशन स्टार्ट होगी ना क्रोमोसोम की, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ देखो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी। अभी कंडेंसेशन स्टार्ट थोड़ी हुई थी पहले, कंडेंसेशन तो अब स्टार्ट होगी क्रोमोसोम की, कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद ही मेटाफेज में आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो अभी ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और अब इसके पास जैसे यहाँ पे देखो दो माइटोकॉन्ड्रिया थे, तो
एक एंड वो ई आर इसको मिल जाएगा, एक ऐसे आ जाएगा, मतलब सारी चीजें इसको भी मिल जाएंगी, सारी चीजें नीचे भी आ जाएंगी, ठीक है। और ये फिर इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो ये मैंने कैरियोकाइनेसिस दिखा दिया आपको, ये पूरा क्या है, कैरियोकाइनेसिस का डायग्रामेटिक भी दिखा दिया। अब हम इनको पॉइंट्स को मतलब इनको इनमें इनमें पॉइंट्स वगैरह पढ़ेंगे कुछ, जैसे जैसे प्रोफेज में पढ़ेंगे, मेटाफेज में पढ़ेंगे, एनाफेज में पढ़ेंगे, टीलोफेज में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको देखो एक बार, इसको एक बार अच्छे से ध्यान से देखना है और नोट कर लेना है इनको, ठीक है। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए। All right, so now let's start. Okay. Yes, so now let's move towards the prophase. Because interphase we have done. इंटरफेज के बाद क्या है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहला क्या है, प्रोफेज है। तो प्रोफेज पे हमारे यस, सो नाउ लेट्स कम टू दी प्रोफेज। 1 घंटा तो हो भी गया यार हमें पढ़ते हुए, पता नहीं चला। प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट फेज है या फर्स्ट स्टेज इन कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेज है ये। और इसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए जो है वो स्टार्ट हो गई। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए बिगिंस, डीएनए कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। सेंट्रोजोम, जो हमने देखा ना स्पिंडल फाइबर रिलीज हो रहे थे, ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पे क्या है, सेंट्रोजोम, जो कि इनको रिलीज कर रहा है। सेंट्रोजोम मूव्स टू पोल्स एंड रेडिएट्स एस्टर्स, एस्टर्स रेडिएट करते बताए थे मैंने आपको, एंड रेडिएट एस्टर्स, जो कि किसके बने हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स के ही बने होंगे ये भी। माइक्रो ट्यूब्यूल्स आपने पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है, और ऑफ कोर्स पिछले लेक्चर में ही पढ़ा है, लास्ट चैप्टर के लास्ट लेक्चर में। माइक्रो ट्यूब्यूल्स रेडिएट करेंगे, एस्टर्स रेडिएट करेंगे, विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में ये एस्टर्स जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, एब्सेंट होते हैं। मतलब ये जो ये ऊपर की तरफ जो दिखा रहा हूँ वो एस्टर है, ये क्या है, स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है, ठीक है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन begins to disintegrate या disappear। डिसइंटीग्रेट होना या डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बाय द एंड ऑफ दिस प्रोफेज आएगा आपके पास लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज का एक और नाम है प्रोमेटाफेज, मतलब मेटाफेज के पीछे वाला। प्रोमेटाफेज, प्री मेटाफेज नहीं, प्रोमेटाफेज। तो प्रोमेटाफेज में भी क्या हो रहा है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू इट्स मैक्स, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए अबाउट टू बी एट इट्स मैक्स। मैक्स पे कब होगी, अबाउट टू बी कहां है, ये याद रखना है, अबाउट टू बी। मैक्सिमम कब हो जाएगी, जब मेटाफेज आएगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए अबाउट टू बी एट इट्स मैक्सिमम, और न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह जो है, क्लोरोप्लास्ट, ये भी डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको कैसा सेल मिल रहा है, अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में आपको हल्का हल्का डिसइंटीग्रेशन दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। और अभी अर्ली प्रोफेज है तो कैसा कैसा आपको दिख रहा है, ये मटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है डीएनए, ये एक हो गया, ये दूसरा, ठीक है। और दो मैं आपको अलग कलर से बना के दिखा देता हूं,
ऐसे मतलब सेल में खिलरा पड़ा हुआ है, देखो ये देखो खिलरा पड़ा हुआ है सेल में। फिर ये क्या होगा अर्ली प्रोफेज में, ऐसा होगा अर्ली प्रोफेज के बाद जब जाएगा लेट प्रोफेज में तो क्या हो जाएगा इसमें, सेल जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बिल्कुल ही डिसअपियर होगी। ये अलग है, ब्लू वाले जो दो हैं वो इकट्ठे हो गए और ब्लैक वाले भी कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। बट अभी वो प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखने को मिल रहा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी अब बिल्कुल ही हट गई। अभी देखो मैक्सिमम कंडेंस नहीं हुए हैं। ये क्या है आपके पास, लेट प्रोफेज है। इसको देखो एक बार ध्यान से समझो, देखो इसको कुछ कि आपको ये जब ये जो चीजें हैं ये समझ आना स्टार्ट हुई है, मतलब थोड़ी बहुत आपको पता चल रहा हो इनके बारे में कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो बस इसमें आपको इतना ही देखना है। अब हम चलते हैं आगे, लेट्स मूव अहेड। यहाँ पे एक और चीज, गोल्गी भी डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, गोल्गी भी डिसअपियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, 1 घंटा 6 मिनट हमें हो गया है पढ़ते पढ़ते इस चैप्टर को। लेट्स मूव अहेड। प्रोफेज के बाद आता है आपके पास मेटाफेज। लेट्स कम टू दी मेटाफेज। क्या है हमारे पास अब, मेटाफेज में मैंने आपको क्या क्या बताया था, वहां पे कंडेंसेशन एट मैक्स हो जाएगी, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए इनटू क्रोमोसोम, डीएनए क्रोमोसोम में ही कंडेंस होता है ना, विल बी एट इट्स मैक्सिमम एंड ये जो कंडेंसेशन है विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज की स्टार्ट होना, मेटाफेज को स्टार्ट होना ये मार्क करेगा, ठीक है। मतलब मेटाफेज स्टार्ट कैसे पता चला, हमें क्रोमोसोम का मैक्सिमम कंडेंसेशन। तो एक्चुअली क्या है, बंद हो गया था वापस रिकॉर्डिंग पीछे से, इसलिए थोड़ा सा, हेंस आगे यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरे को पता है यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो कोई चालाकी नहीं करेगा, पीछे थे आप, नहीं यहीं पे था मैं। हेंस द बेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज विजिबल हेयर। जो क्रोमोसोम का बेस्ट स्ट्रक्चर जैसा हम पढ़ते हैं, कैसा क्रोमोसोम होता है, दो क्रोमेटिड वाला, उसमें जो क्रोमेटिड है वो कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं वो बताइए। वो जुड़े हैं आपके पास विद दैट सेंट्रोमेयर्स के साथ जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमेयर्स के पास एक ऐसे कैप कैप से लगे हैं, क्या, काइनेटोकोर्स। मतलब कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखो, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर पे जुड़ा ये एक काइनेटोकोर, ऐसे काइनेटोकोर है ये काइनेटोकोर, सेंट्रोमेयर। मैक्सिमम कंडेंसेशन के बाद ऐसा आपको स्ट्रक्चर जो है विजिबल होगा। हेंस हेयर कॉमा द morphology of chromosome can be studied best। बेस्ट आपको यहीं पे दिखेगा, तो उसी की स्टडी वगैरह जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। क्रोमोसोम की अगर अपने मॉर्फोलॉजी वगैरह स्टडी करनी है तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और द क्रोमोसोम्स अरेंज themselves at the metaphase प्लेट। मतलब इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हो आप इसको, इक्वेटर प्लेट कह लो या इक्वेटोरियल प्लेट कह लो, उसके सेंटर पे मेटासेंट्रिक प्लेट कह लो, उसके सेंटर पे ये अरेंज कर ले, जैसा हमने डायग्राम में देखा था। डायग्राम इसका इसमें बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। द स्पिंडल फ्रॉम सेंट्रोसोम अटैचेस टू द क्रोमोसोम। इनको अटैच भी हो जाएंगे बट खींचेंगे नहीं अभी, ठीक है ना। अटैच हो गए, कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है आपको, ये सेल है,
ये ऐसे पहले हमने कितने क्रोमोसोम बनाए, 2 ही बनाए थे ना, 2 ही बनाते हैं इस बार भी। ये आपकी मेटासेंट्रिक प्लेट मान लो, ऐसे तो विजिबल थोड़ी होती है ये, ऑफ कोर्स वाली बात है यार, ये तो हमने ऐसे ही सेंटर को कह दिया, मेटासेंट्रिक प्लेट दिख रही है हमें। ये ऐसा है आपके पास, इसको दिख रहा है प्रॉपर ग्रीन कलर, दिख रहा है, सब दिख रहा है आपको, लाइट इतनी ज्यादा होगी तो सब दिखेगा ही ना। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम ये एस्टर है, एस्टर एस्टर, यहाँ पे भी सेंट्रोजोम है, एस्टर्स, स्पिंडल 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 स्पिंडल। एक और चीज आप पिछले उसमें शायद प्रोफेस में दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में, एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर को आप क्या कह सकते हैं, माइटोटिक एपैरेटस, माइटोटिक एपैरेटस भी कह सकते हो। ठीक है, तो आज हम शायद वो भी ना कर पाए साइटोकाइनेसिस, वो भी हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, बिकॉज 1.5 घंटा ही रखेंगे आज के लेक्चर को, अगला भी 1.5 घंटा लग ही जाएगा। अच्छा अभी तो 3 मिनट इसको होते हुए हो गए, वो एक साथ पे रुका था, मतलब 1 घंटा 10 मिनट हमें हो गया लगभग करते हुए इस चैप्टर को। एनर्जी कम नहीं होने देनी है। चलिए, तो एस्टर और स्पिंडल फाइबर ने मिलकर क्या बना दिया, माइटोटिक एपैरेटस। अब आपको जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, देखो क्या है, सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर आ गए, सेंट्रोजोम से स्पिंडल फाइबर आ गए, क्रोमोसोम खुद को अरेंज कर बैठे मेटासेंट्रिक इक्वेटर पे या देखो मेटासेंट्रिक प्लेट पे, ठीक है ना। तो बस ये आपको दिखेगा मेटाफेज में। अब इसके बाद क्या होगा, ये पुल होंगे, सीधा खींचेंगे, ठीक है ना, तो वो हम देखते हैं खींचेंगे कैसे। आई होप सो आप इसको नोट कर रहे हैं साथ साथ में। देखो कंडेंसेशन हो गया मैक्सिमम पे, कंडेंसेशन मैक्सिमम हो गया, जब हो गया तो आपको पता चल गया कि मेटाफेज बिगिन हो गया, और इसको हम बेस्ट कहते हैं, बेस्ट स्ट्रक्चर हम स्टडी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इसीलिए कहते हैं मॉर्फोलॉजी इसकी बेस्ट यहीं पे आपको मिलेगी स्टडी करने को। फिर क्रोमोसोम खुद को अरेंज कर लेंगे मेटाफेजिक प्लेट में या मेटासेंट्रिक प्लेट में, खुद को अरेंज कर लेंगे ये सारे क्रोमोसोम्स, एंड क्या बना लेंगे, कैसा स्ट्रक्चर आपको बना लेंगे, देखो जैसा आपको मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है ना। क्रोमोसोम कैसे जा रहे हैं, सेंटर पे जा रहे हैं ना, अरेंज हो रहे हैं, और कैनेटोकोर को अटैच कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर से। देखो ये भी लिख ही लो, स्पिंडल अटैच, ये भी यहीं पे लिख ही लो, स्पिंडल मैंने बता दिया क्या, स्पिंडल फ्रॉम सेंट्रोजोम अटैच टू दी, क्या ये अटैच्ड टू दी, नहीं, अटैच्ड टू दी काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर्स फ्रॉम बोथ पोल्स। स्पिंडल पोल्स में कहा कब गए, स्पिंडल जो है मतलब ये जो सेंट्रोजोम पोल में कब गया था, प्रोफेज में, भी तो बताया यार पीछे, प्रोफेज में जाएगा, फिर एस्ट्रल रेडिएशंस, एस्ट्रल रिलीज करेगा एस्टर्स को, ठीक है। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर, रेडिएट करेगा ना एस्टर्स को। अब हम आते हैं कहां पे, एनाफेज पे। एनाफेज, एनाफेज में क्या है, एनाफेज में ये बस पुल आउट हो जाएंगे, शॉर्टेस्ट फेज आप कह सकते हो एनाफेज होता है, ठीक है, वन ऑफ द शॉर्टेस्ट फेजेस आपका है एनाफेज। एनाफेज यहां पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर इसको सेपरेट कर देगा, सो क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे एंड मूव टुवर्ड्स द पोल, एंड नाउ आर द क्रोमोसोम ऑफ डॉटर न्यूक्ली। अब तो डॉटर न्यूक्ली के क्रोमोसोम होंगे ये, ठीक है। तो देखो एनाफेज सिर्फ इतना सही है, एनाफेज में आपको कई सारी शेप्स देखने को मिलती हैं, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिल जाती हैं कई सारी, जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी लास्ट में, कि एक्रोसेंट्रिक की कौन सी होगी, सब मेटासेंट्रिक की, मेटासेंट्रिक की, वो भी बता ही देता हूँ, ठीक है ना। आपने पढ़ा था, एक होता है मेटासेंट्रिक, यहां पे आपको दिखाता हूं मैं, देखो मेटासेंट्रिक में क्या है, देखना मेटासेंट्रिक में क्या है, इसको समझाते हैं। ये क्या है, क्रोमोसोम जिसमें ये क्या है, क्रोमेटिड, क्रोमेटिड नंबर 1, क्रोमेटिड नंबर 2, दिख रहा है क्या सबको, हाँ ये दिख ही रहा है सबको। देखो अब ऐसा है, यहां से मैं इसको खींचूंगा ना, यहां से स्पिंडल अटैच हुआ, खींचा खींचा खींचा, अभी उस साइड जा रहा है, क्रोमोसोम उस साइड जा रहा है, तो अभी शेप कैसी बनाएगा, ऐसी बनाएगा, देखो ऐसे। जब उसको मैं उस साइड खींचूंगा तो देखो आराम से मैं फोर्स लगा के खींचूंगा, मैंने इसको पकड़ा बड़ा ढीला से, ऐसे देखो खुद ऐसे हो रहे हैं, खुद ऐसी शेप में आ रहे हैं, देखो कैसी शेप बना ली इन्होंने, वी शेप। वी शेप कब बनाई, जब दोनों की दोनों आर्म्स सेम थी, दोनों की दोनों आर्म्स सेम किस में होती हैं, मेटासेंट्रिक में होती हैं,
ठीक है, ये तो आपने पिछले लेक्चर में देखा यार, इसको तो मत झुठलाओ। ठीक है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है तो उनमें वी शेप आपको देखने को मिलेगी। अगर मैंने कहा सब मेटासेंट्रिक, तो सब मेटासेंट्रिक क्या हो गया मतलब? ये देखो ऐसे है, ठीक है, जो सेपरेट हो गया तो ऐसे बना वो, ये है ना, मतलब एक आम बड़ी है एक आम छोटी है, एक आम बड़ी है एक आम छोटी है, मतलब ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है बट डिफरेंस तो है, मतलब इससे तो थोड़ा बड़ा ही हुआ डिफरेंस। तो वो जब ऐसे खींचूंगा तो क्या लग रहा है, देखो ऐसे आ रहा है, देखो क्या लग रहा है, ये एल नहीं दिख रहा, ये देखो ऐसे करके पकड़ूं तो एल नहीं दिख रहा क्या? तो सब मेटासेंट्रिक में कैसा बनेगा? एल शेप बनेगी। अगर मैं बात कर रहा हूं एक्रोसेंट्रिक की, एक्रोसेंट्रिक में एक आर्म एक्सट्रीम शॉर्ट हो जाएगी और दूसरी आर्म एक्सट्रीम लॉन्ग हो जाएगी। मतलब ये देखो एक आर्म बहुत छोटी है दूसरी आर्म बहुत बड़ी है, ऐसे है आपस में एक, इसको मैं अगर खींचूंगा एक साइड जाएंगे ना, ये ऐसे ही एक और भी होगा ना इस साइड, एक साइड लेके जा रहा हूँ, एक साइड लेके जा रहा हूँ, तो कैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है? देखना, एक साइड लेके जा रहा हूँ, जे 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 का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। जे स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, ये वाला कलर? नहीं, वाओ, जे कलर नहीं, जे जे आपको देखने को मिलेगा, जे बात। ठीक है, ये वाले पतले वाले मार्कर भी चला के देखूं क्या है? ट्राई करते हैं यार, ये तो बहुत दिन हो गए इसको। फिर है आपके पास आफ्टर एक्रोसेंट्रिक देयर इज, वाह, ये वाला 1 मिनट यार, चलता है? नहीं, ये भी नहीं चलता। टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक मतलब ऐसा ही है, सिंपल, ये देखो ऐसा, ये अलग हो गया तो बस ऐसे दिख रहा है आपको, टी, टी की शेप। ठीक है, दिख रहा है लास्ट में जो लिखा मैंने टीलोसेंट्रिक, हाँ दिख तो रही है, ठीक ठाक है मतलब, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एनाफेज। एनाफेज में बस आपको इतना ही याद रखना है, इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और मूव अवे फ्रॉम इक्वेटोरियल, मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट से अलग हो जाएंगे। और शेप आपको क्यों देखने को मिल रही है? हेड टुवर्ड्स द पोल, ऐसा लग रहा है, हाँ ऐसे हेड टुवर्ड्स द पोल है, और ऐसे उसकी जो क्रोमोसोम क्रोमैटिड है वो ऐसे पीछे को जा रहा है। ठीक है, ये लग रहा है आपको, तो ये मैं लिख देता हूं, हेड्स टुवर्ड्स द पोल एंड क्रोमैटिड लैगिंग बिहाइंड, लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो ये नोट कर लो, जब पोल की तरफ जा रहा है तो हेड ऐसे है पोल की तरफ, ये क्रोमैटिड है, ये ऐसे पीछे जा रहा है तो ऐसे पीछे ही जाएंगे ना। देखो कोई भी चीज अगर आप जा रहे हो आगे, आप जा रहे हो आगे तो आपके बाल कैसे पीछे की तरफ उड़ते हैं, वैसे ही मान लो आप जा रहे हो आगे ऐसे खुले हाथों से, तो खुले हाथ ऐसे पीछे की तरफ जाएंगे अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी आपकी। बोले फिजिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे बट ठीक है। चलिए लास्ट जो है आपके पास टीलोफेज पे आते हैं। टीलोफेज भी एज कंपेयर टू बाकी सब तो लॉन्ग ही है, बिकॉज इसमें क्या सब अब बाकी सब जो गया है वो सब वापिस आ जाएगा। ठीक है ना, टीलोफेज कहाँ गया? टीलोफेज, टीलोफेज को आप और क्या कह सकते हो? रिवर्स ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का रिवर्स है, मतलब प्रोफेज का एंटी कह लो या प्रोफेज का रिवर्स कह लो। प्रोफेज में क्या सब कुछ जा रहा था और क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा था, इसमें क्या सब कुछ अनटेंगल होगा, क्रोमोसोम अनवाइंड्स या डीकंडेंसेस, क्रोमोसोम डीकंडेंसेस, हाँ ये खुद को डीकंडेंस कर लेगा, राइट, क्रोमोसोम डीकंडेंसेस एंड आफ्टर डीकंडेंस कर लेगा और अनवाइंड्स, नॉर्मल ऐसे बैठ जाएगा सिंपल जैसा था। ठीक है, अनवाइंड हो जाएगा और यार कोई मार्कर है जो चलता है यार, ये प्रफ है, हाँ, डीकंडेंसेस एंड अनवाइंड्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
रीअपियर्स, ये दोबारा आ जाएंगे, रीअपियर्स। और ऐसे दो आपके देखो क्या हो जाएगा इसमें, ये था सेल, ठीक है ना, एक पोल पे आपके दो क्रोमेटिड आ गए होंगे, दूसरे पोल पे दो क्रोमेटिड, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद बाकी सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स थे वो भी ऐसे ही आ जाएंगे। क्या कहा था, गोल्गी ईआर रीअपियर्स, गोल्गी ईआर भी दोबारा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपने पढ़ा टीलोफेज के बारे में। तो इसको आपको क्या देखने को मिल रहा है, इसमें बिल्कुल ऑपोजिट देखने को मिल रहा है ऑफ ऑफ प्रोफेज, ठीक है ना, डिटेंगल हो जाएंगे, डिकंडेंस हो जाएंगे। और अच्छा एक और चीज यहां पे लिखी लो, लूजेस देयर आइडेंटिटी, मतलब एस, उनकी आइडेंटिटी क्या थी, क्रोमोसोम की आइडेंटिटी थी, वो क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम कब बनेगा, जब कंडेंस होगा डीएनए। अब अगर डीएनए अनटेंगल हो गया तो क्या वो क्रोमोसोम रहा, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी खो बैठा, अब तो क्रोमोसोम है नहीं वो, ठीक है। तो इसलिए क्या कहेंगे, इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। तो बस यही था आज के लेक्चर के लिए, ठीक है, यही था आज के लेक्चर के लिए। और आपके दो डॉटर न्यूक्ली बन गए। अब दो डॉटर न्यूक्ली तो बन गए, अब आपके बनेंगे दो डॉटर सेल्स, और वो काम कब देखेंगे, अगले लेक्चर में। ये जो है साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, ऐसे सेल सेल अलग हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस हम देखेंगे अगले लेक्चर में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। आज के लेक्चर में बस आप इसको रिवाइज करना, इसकी डीपीपी लगा लेना इस चैप्टर की, ठीक है ना, जहाँ आपको डीपीपी नंबर 1 मेरे ख्याल मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।